हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को क्लियर किया था। हमारी ये एक सीरीज चल रही है। आप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, वो एक बार चैनल को ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर दें। और इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को मैं छांट के लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। और जहाँ भी किसी को डाउट होता है तो एक बार प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 25 क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में हो चुके थे। इसके बाद आज हम 25 से आगे का जो सीरीज़ है उसको हम क्लियर करेंगे, उसको देखेंगे, सॉर्ट करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। क्वेश्चन कहता है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते किस कवि की काव्य कृति है। ये हमको बताना है कि ये जो काव्य कृतियाँ हैं, काव्य पंक्ति हैं, कृति नहीं हैं, ये काव्य की पंक्ति हैं, काव्य पंक्ति हैं, वो किसकी द्वारा लिखी गई हैं। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर जगदीश चंद्र गुप्त, इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई यशोधरा काव्य रचना की पंक्ति हैं, काव्य रचना की पंक्ति हैं। ये सखी वे मुझसे कह कर जाते, जब भगवान बुद्ध जी अपना घर बार रात को अपने घर से निकल जाते अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर, तब उनकी पत्नी अपनी सखी से कहती हैं, विलाप करती हैं कि सखी वे एक बार मुझसे कह कर तो जाते, क्या मैं उनको रोकती। तो वो चुपचाप से निकल जाते हैं घर से, अपने संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो उसी के बारे में ये पूछा है कि किसकी पंक्ति हैं। तो ये यशोधरा कृति से ली गई है और मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई है। दूसरा है हमारा नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, शिव शंभू का चिट्ठा किसके लेखक हैं। जो शिव शंभू का चिट्ठा जो कृति है वो किसकी है। प्रताप नारायण मिश्र की है या फिर बाल मुकुंद की है, श्रीनिवास दास की है या फिर बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, बाल मुकुंद द्वारा लिखी हुई ये रचना है शिव शंभू का चिट्ठा। बहुत ही ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध रचना मानी जाती है इनकी ये। इसके साथ ही नेक्स्ट है हमारा दूसरा, देश विभाजन को लेकर लिखा हुआ उपन्यास है। देश विभाजन के आधार पर लिखा हुआ है, जिसमें देश के विभाजन की, इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन की जो कहानी है, जो घटना है, उसको दर्शाया गया है। तो पूछा है कि कौन सा है उपन्यास जिसमें देश विभाजन की घटना को दिखाया गया है। क्या अमृत और विष है, झूठा और सच है, और अपने अजनबी है, या फिर अंतराल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ये बी है, ये यशपाल जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। बहुत ही फेमस उपन्यास रहा है इनका, यशपाल जी का है। सॉरी, हमारा पेज थोड़ा सा आगे हो गया है। तो ये यशपाल जी का है। इसका जो रचना काल है ये लिखा हुआ है 1958 में। आप सभी लोग याद रख लें इस चीज़ को। 1958 में लिखा गया है ये उपन्यास, बहुत ही फेमस है और ये यशपाल के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा है नेक्स्ट हमारा 29 क्वेश्चन, वो है धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो हमको ये बताना है कि धातुसेन है जो, वो प्रसाद के जो नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और भी हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा जो इसका ऑप्शन है। सॉरी, ये पेज हमारा कहीं गड़बड़ हो गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए वो है राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रसाद के स्कंदगुप्त से ये धातुसेन और
धातुसेन जो पात्र है वो स्कंदगुप्त का है। आप सभी लोग याद रख लें क्योंकि पात्र भी बहुत पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा व्रत है। हमको यात्रा व्रत बताना है। यात्रा व्रत जो विधा है उसको हमको बताना है। क्या चीड़ों पर चांदनी है, या फिर भूले बिसरे चित्र हैं, अपनी खबर है, या पथ के साथी है। तो हमको यात्रा साहित्य बताना है कि कौन सा है। इसमें यात्रा साहित्य लिखा हुआ है तो भूले बिसरे चित्र नहीं है, ये महादेवी वर्मा जी का पथ के साथी है। पथ के साथी महादेवी जी का है। अपनी खबर उग्र जी की रचना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। और जो इसका जो आंसर है वो ए होगा। आंसर इसका ए होगा, चीड़ों पर चांदनी। ये निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी हुई है। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा हुआ ये जो यात्रा साहित्य है वो है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा जो 31 क्वेश्चन नंबर है वो कहता है नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो नाम से हमको थोड़ा सा पता चलता है कि नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक वो हैं, क्या मृणाल पांडे हैं, रविंद्र कालिया हैं, या फिर प्रभाकर माचवे हैं, या फिर ज्ञान रंजन हैं। तो इसका जो पत्रिका है ज्ञानोदय, इसके जो पत्रकार हैं, इसके जो संपादक हैं वो हैं रविंद्र कालिया जी। ये ममता कालिया के पति हैं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हमको बताना है कि दक्षिण भारत जो हिंदी प्रचार सभा हमारी स्टार्टिंग में हमारे जो हिंदी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे मुख्यालय बने, बहुत सारी सभाएं चली। तो इसके साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या आके अटक रही थी हिंदी के ऊपर कि हिंदी के किस रूप में हिंदी को रखा जाए, हिंदी को राजभाषा रखा जाए या राष्ट्रभाषा रखा जाए। तो बहुत सारे और इसके साथ ही बहुत सारी कमियां थी हिंदी के साहित्य में। तो उनको सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही थी उस टाइम 50 के समथिंग। तो 50 से पहले और 50 के बाद तो उन कमेटियों का जो मुख्यालय, उसमें एक समिति थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो इसका जो मुख्यालय है वो दक्षिण, जैसे हमें पता चलता है दक्षिण भारत से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेन्नई। इसका राइट आंसर चेन्नई है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्यंजना शक्ति का तात्पर्य है। यहाँ शक्ति लिखा है, शब्द शक्ति होगा। व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति का तात्पर्य हमको बताना है कि क्या है इसका व्यंजना शब्द शक्ति का तात्पर्य। क्या मूल अर्थ को व्यक्त करता है व्यंजना शब्द शक्ति, प्रयोजन को व्यक्त करता है, या फिर मुख्यार्थ की व्याख्या करता है, या फिर मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करता है। तो जो राइट हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। जो व्यंजना शब्द शक्ति है हमारी वो मुख्य अर्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ को, जो कहा नहीं जाता, उस अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि जो उसमें लिखा है उसके अलावा भी एक अलग अर्थ प्रकट करता है। व्यंजना हमारी जो शब्द शक्ति है उसका कार्य है, उसका मुख्य अर्थ है ये। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा डी हो जाएगा। इसके साथ ही 35 क्वेश्चन हमारा आता है, विखंडनावाद के प्रवर्तक हैं। हमारे बहुत सारे हिंदी साहित्य में प्राचीन और हमारे हिंदी भाषी जो भारतभाषी जो संगठन थे उन्होंने बहुत सारे वाद बनाए, जिसमें एक विखंडनावाद भी था। तो विखंडनावाद उन्होंने अपने विखंडनवाद को एक
विखंडनवाद बनाया, तो बताना है कि इसमें विखंडनवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे और किसके द्वारा बना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, देरिदा जो हैं वो विखंडनवाद के प्रवर्तक थे। इसके साथ ही बहुत सारे बने हैं हमारे कवि। प्राचीन साहित्य या पाश्चात्य साहित्य हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे इन वादों के बारे में। और इसके बाद दूसरा है हमारा, एक और क्वेश्चन आ गया हमारा पाश्चात्य साहित्य के से संबंधित है ये क्वेश्चन। हमारे हिंदी साहित्य में पाश्चात्य साहित्य को भी शामिल किया गया है। जब आप एमए या फिर पीएचडी करेंगे तो पीएचडी वो नेट की तैयारी करेंगे तो समझ आएगा आपको, पीएचडी नहीं नेट की तैयारी करेंगे तो समझ आएगा। तो इसमें निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत की स्थापना किसने की, इसमें बताना है। इस काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है, तो निर्वैयक्तिकता जो है वो है कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड या फिर टी.एस. इलियट या फिर I.A. रिचर्ड्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा टी.एस. इलियट। इलियट के द्वारा निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत था, जो निर्वैयक्तिकतावाद बना हुआ था, वो उन्होंने ही इसके प्रवर्तक थे, इन्होंने बनाया था, इन्होंने फाउंड किया था। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसमें हमें बताना है कि अपभ्रंश भाषा का जो हमें नमूने मिलते हैं, अपभ्रंश भाषा का जो हमें सर्वप्रथम हमें जो चिन्ह मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, किसने स्टार्ट किया था अपभ्रंश भाषा को साहित्य में प्रयोग करने के लिए। क्या भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर या फिर भामा। तो इसका राइट आंसर होगा भामा। भामा के द्वारा लिखा हुआ एक साहित्य है, उसमें इन्होंने इसका चर्चा की है। अपभ्रंश साहित्य लिखा है उन्होंने अपभ्रंश साहित्य में। इसके साथ ही दूसरा जो हमारा नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है वो है 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता जो लिखे थे वो लिखे हैं, क्या ऑप्शन है इसके, गोस्वामी तुलसीदास ने, नंददास ने, नाभादास ने या फिर गोकुलनाथ ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, स्वामी गोकुलनाथ के द्वारा जो वैष्णव की वार्ताएं लिखी गई थी और भी लिखी गई थी इसके साथ ही। तो गोकुलनाथ जी ने ये वैष्णव 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता इसमें जो है बल्लवाचार और विठलनाथ के जो सदस्य थे, विठलनाथ के जो उनके शिष्य थे, उनके बारे में लिखा हुआ है 84 वैष्णव की वार्ता। और जो 200 वैष्णव की वार्ता है वो गोकुलनाथ ने उनके बेटे विठलनाथ के जो बल्लवाचार के विषय में लिखा हुआ है। तो जो बल्लवाचार के शिष्य थे उसकी चर्चा हुई है। तो इसी को आप लोग याद रखें। इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 343। जो 343 अनुच्छेद है उसमें हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित करने का चर्चा की गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 39 आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। जो आल्हा दल का जो हमारा परमाल रासो है वो, जिसे भारतीय भाषा में आला कहा जाता है, परमाल रासो का दूसरा नाम ही आला है। तो आला किस ऋतु में गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। बहुत ही फेमस रचना है हमारी परमाल रासो, जगनक द्वारा लिखी हुई है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विसल देव रासो के रचयिता हैं। तो 40 क्वेश्चन हमारा
बता रहा है कि जो विशल देव रासो है उसके रचनाकार कौन हैं। तो जगनिक हैं या फिर नरपत नाल हैं, चंद्रवरदाई हैं, सारंगधर सूरी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, नरपत नाल के द्वारा ये विशल देव रासो जो लिखा हुआ था 1212 के समथिंग लिखा हुआ है 1212 ईस्वी में, और ये नरपत नाल के द्वारा लिखा हुआ है विशल देव रासो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। इसके बाद दूसरी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 एंड ए हिंदुस्तानी की रचना किसकी है, यानी कि इसके रचनाकार कौन हैं। कीथी हैं या फिर गाशा दत्तासी हैं या फिर ग्रेशन हैं या फिर गिलक्रास्ट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये गाशा दत्तासी के द्वारा लिखी हुई हिंदी साहित्य का इतिहास पहली रचना मानी जाती है। तो ये उन्हीं की है, गाशा दत्तासी की, जो एक फारसी भाषा में लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है मुंडा भाषा का परिवार क्षेत्र है। तो मुंडा भाषा का परिवार हमको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के क्वेश्चन में आया था कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है या फिर नागपुर है। तो राइट आंसर होगा इसका नागपुर, छोटा नागपुर। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा 43 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवियों को हमको बताना है कि सूरदास हैं, कुम्मनदास हैं, नंददास हैं या फिर रैदास हैं। इसमें नहीं बताना है, अष्टछाप का कवि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, रैदास जी हमारे संत काव्यधारा के हैं और ये सारे कवि कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। हमारे जो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी किसी दिन भक्ति काल का तो आपको ठीक से समझा दूंगी एक एक पॉइंट करके। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिए। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप एक बार कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या मतलब ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना वीडियो लेकर आऊँ आपके सामने। तो एक आस बन जाती है कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है और हमें क्या बनाना है, क्या करना है। जब तक हमें कमेंट नहीं मिलेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, किसको क्या पसंद है। नेक्स्ट हमारा 44 क्वेश्चन है अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हमको बताना है। रहीम जी हैं, रसकान हैं, नूर मोहम्मद है या फिर चित स्वामी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नूर मोहम्मद जी। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ काव्य कृति किस कवि की हैं। काव्य पंक्तियाँ जो हैं वो किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं, किस कवि की हैं। बहुत ही फेमस, बहुत बार एग्ज़ाम में आई हुई पंक्तियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, पद्माकर द्वारा लिखी हुई हैं। पद्माकर के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई हैं, पद्माकर की ये पंक्तियाँ हैं। इसके साथ ही 46 क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यास का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। हमको अनुक्रम, सही क्रम बताना है कि जो कालक्रम के अनुसार एकदम कालचक्र के अकॉर्डिंग हमको लगाना है। सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये हमको बताना है। तो क्या सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की पहली है। इसके बाद शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, क्या ये है। कंकाल हमारा जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, क्या वो है। और दूसरा है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा हुआ हमारा प्रथम उपन्यास माना जाता है, क्या ये है। इसके बाद दूसरा है बी ऑप्शन, कंकाल, परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी, सूरज का 7वां घोड़ा, क्या इनका क्रम सही है।
इसके साथ ही दूसरा है परीक्षा गुरु, कंकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी। इसके बाद नेक्स्ट डी क्वेश्चन है। डी कहता है कि परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी और सूरज का सातवां घोड़ा। तो आंसर हमारा सही है वो है डी। डी का क्रम जो है सही है। पहले परीक्षा गुरु श्रीनिवास निवास के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा है कंकाल, कंकाल हमारा प्रसाद के द्वारा, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तीसरा है शेखर एक जीवनी, अज्ञेय के द्वारा लिखी हुई है। और सबसे जो लास्ट है उसकी रचना सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती की रचना है जो सबसे लास्ट में लिखी गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन हमारा कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है, कि जो हिंदी साहित्य के जो लेखकों का सबसे पहले किसने लिखा था हिंदी साहित्य, उसके बाद किसने लिखा, उसके बाद किसने लिखा है। तो ऑप्शन है, क्या रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखना आरंभ किया था, मिश्र बंधुओं ने किया था, गाशादा तासी ने किया था, या फिर शिव सिंह सेंगर ने किया था। दूसरा है बी, शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले किया था स्टार्टिंग, या फिर गाशादा तासी ने की थी, मिश्र बंधुओं ने की थी, रामचंद्र शुक्ल ने की थी। दूसरा है सी ऑप्शन, शिव सिंह सेंगर ने किया था, गाशादा तासी ने किया था, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने। और जो लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, यही हमारा सही है, क्योंकि सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन जो आरंभ किया था वो हमारा किया था गाशादा तासी ने। इसके बाद दूसरा प्रयास किया था हमारा शिव सिंह सेंगर ने, फिर मिश्र बंधुओं ने, और लास्ट में जो किया था वो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। रामचंद्र शुक्ल के भी बाद बहुत सारे हमारे साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं। जब हम साहित्य इतिहास पढ़ाएंगे किसी टॉपिक पर तो मैं उनको डिटेल से समझाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 48 क्वेश्चन है, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम हमको बताना है। क्रम भी आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन आपको बोरियत पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब जो एग्ज़ाम में आते हैं वो बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अटपटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग जो चीज़ की उम्मीद नहीं करते वही चीज़ हमारे एग्ज़ाम में आती है और हमारा रह जाता है फिर। तो कालक्रम को भी बहुत ईमानदारी से ये एक बार याद करिए। कालक्रम बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो पूछा है कि कालक्रम की दृष्टि से हमें नाटकों को लगाना है कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले लिखा हुआ है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले ज़मीन सबसे पहले कौन सा है तो वो हमको बताना है। इसके साथ ही जो आंसर हमारा बी है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरे तले ज़मीन, लहरों के राजहंस, या फिर आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले ज़मीन, या फिर आषाढ़ का दिन, पैरों तले ज़मीन, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा सही है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ, ये क्रम के अकॉर्डिंग पहला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस क्रम के अकॉर्डिंग पहला है। दूसरा है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का है। आधे अधूरे, पैरों तले ज़मीन, तो ये इनका जो क्रम है वो ये है, लास्ट में पैरों तले ज़मीन है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है हमारा। 49 क्वेश्चन कहता है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताना है। इसमें भी कालक्रम ही पूछा है, इसमें भी हमको कालक्रम दर्शाना है कि किस कालक्रम की जो कहानियाँ हैं, क्रम से जो कहानियाँ हैं उनको बताया है। इसमें है पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा, या फिर परंदे। पूस की रात एक हमारी जो कहानी के सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद जी, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पूस की एक रात।
वो क्या पहेली है। इसके बाद बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे, वो क्रम है। इसके बाद पत्नी, बुद्धू का कांटा, पूस की रात, परिंदे, पूस की रात, परिंदे, बुद्धू का कांटा या फिर पत्नी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। आंसर बी हो जाएगा, बुद्धू का कांटा, पूस की एक रात, पत्नी और परिंदे। जो लास्ट है हमारी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी हुई परिंदे कहानी, बहुत फेमस कहानी है। इसके साथ ही आज हमारा का जो लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैं हर एक सीरीज़ में करवा रही हूँ, हर एक प्रैक्टिस सेट में करवा रही हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर हमारे प्रैक्टिस सेट को भाग 1 भाग 2 के माध्यम से सभी को देखें, तो इसे तैयार करें। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम हमको बताना है। सही अनुक्रम क्या है? अपनी खबर उग्र के द्वारा लिखी हुई है, आज के अतीत, क्या भूलूं कि याद करूं, या फिर अर्धकथा। तो सबसे जो लास्ट है हमारा जो अर्धकथा, यही हमारी पहली है, पहली बनारसी दास द्वारा लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, अर्धकथा। इसके बाद उग्र द्वारा लिखी हुई अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राज बच्चन के द्वारा लिखी हुई है। ये आत्मकथाएं हमारी, किसी दिन आत्मकथा का जब लेसन करवाऊंगी, जब उसका टॉपिक करवाऊंगी, तो आपको ठीक से डिटेल डेट सहित आपको क्रम के अकॉर्डिंग ही आपको सभी को समझाऊंगी। तो आज इतना ही, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा जो वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं उसे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो आज इतना ही, थैंक यू।